अंतिम टॉपिक, और ये टॉपिक कंप्लीट होते ही अपनी 5 यूनिट जो है वो पूरी हो जाएगी। फिर 5 यूनिट और शेष बचती है, जो भी अपन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उनको कर लेंगे। रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन जो है वो आर्द्रभूमि से संबंधित है। ये है आपके आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित। आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित रामसर कन्वेंशन है। अब आर्द्रभूमि क्या होती है इसको अपन देखेंगे, लेकिन पहले अपन देख लेते हैं रामसर कन्वेंशन कब आयोजित की गई। तो रामसर कन्वेंशन का आयोजन, प्रथम रामसर कन्वेंशन जो आयोजित की गई वो आपके की गई 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में इसको पहली बार आयोजित किया गया। रामसर ईरान में उसको आयोजित किया गया। लागू, ये जो रामसर कन्वेंशन है, ये रामसर कन्वेंशन 21 दिसंबर 1975 को ये लागू हुई। यानी इस समय तो ये आयोजित हुई, लेकिन इसके जो पैरामीटर थे, किन किन नियमों के तहत रामसर के तहत आर्द्रभूमि को शामिल किया जाएगा, तो ये 21 दिसंबर 1975 को ये लागू की गई। भारत इस संधि में कब शामिल हुआ, तो भारत 1 फरवरी 1982 को इसमें शामिल हुआ। 1 फरवरी 1982 को ये शामिल हुआ, यानी इसके पूरे 11 वर्ष पश्चात भारत इसमें शामिल हो गया। तो ये तो है इसकी मुख्य मुख्य दिनांक। आयोजन 2 फरवरी 1971, लागू 21 दिसंबर 1975 और भारत 1 फरवरी 1982 को इसमें शामिल हुआ। अब बात करते हैं आर्द्रभूमि क्या होती है। आर्द्रभूमि वो स्थल होता है जहां पर पानी जो होता है वो आपके 6 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए और पानी लगभग 8 महीने वहां पर उपस्थित रहना चाहिए। आर्द्रभूमि स्थल व जल का संक्रमण क्षेत्र होता है, यानी वहां पर अपने को भूमि भी दिखाई दे और पानी भी दिखाई दे, तो इन का जो मिक्सचर होता है, ट्रांजिशन क्षेत्र जो होता है, ट्रांजिशन एरिया, उसको आर्द्रभूमि कहा जाता है। यानी यहाँ पर भूमि भी रहेगी और पानी भी यहाँ पर रहता है। पानी भी कुछ मात्रा में रहेगा और भूमि भी कुछ मात्रा में रहेगी। दलदल भूमि जो होती है वो भी इसमें शामिल होती है। तो ये स्थल व जल का संक्रमण क्षेत्र होता है, इसे आर्द्रभूमि कहते हैं। दूसरा, आर्द्रभूमि क्षेत्र जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र होते हैं। जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र होते हैं, यानी यहां पर जैव विविधता भी काफी पाई जाती है आर्द्रभूमि। ये भाग जो होता है आर्द्रभूमि, वर्ष में 8 माह पानी भरा रहता है। वर्ष में कितने माह? लगभग 8 महीने यहाँ पर पानी भरा रहता है। तो आर्द्रभूमि जो होती है वो जल व स्थल का संक्रमण क्षेत्र होता है, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र होता है, पानी जो होता है लगभग 8 महीने यहाँ पर पाया जाता है। अब ये जो रामसर कन्वेंशन है ये ईरान में इसलिए आयोजित की गई ताकि जो जैव विविध जो आपके जो वेटलैंड हैं, जो आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं, उनको उनका संरक्षण करना, उनका कंजर्वेशन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था।
क्योंकि धीरे धीरे जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है तो ये जो क्षेत्र है आर्द्रभूमि क्षेत्र, इन पर भी दबाव पड़ता है। इसके कारण जो जैव विविधता है यहाँ पर प्रभावित होती है। तो जैव विविधता संरक्षण और आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए ये रामसर कन्वेंशन आयोजित की गई। उद्देश्य, रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य आर्द्रभूमि संरक्षण व जैव विविधता संरक्षण, इसका मुख्य उद्देश्य था रामसर कन्वेंशन का। आर्द्रभूमि जो होती है वो दो प्रकार की होती है। आर्द्रभूमि दो प्रकार की होती हैं। वैसे तो अगर इसको ज्यादा अगर बांटे तो तीन प्रकार से बांट सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये दो प्रकार की होती है। सागर तटीय आर्द्रभूमि, सागर तटीय आर्द्रभूमि, सागर तटीय आर्द्रभूमि, और दूसरा है अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि, अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि, अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि। तीसरा अगर आगे इसको विभाजित करें तो कृत्रिम आर्द्रभूमि भी, इसको कृत्रिम आर्द्रभूमि, जैसे मानव निर्मित कोई झील हो गई, तालाब हो गया, तो ये भी कृत्रिम आर्द्रभूमि में आते हैं। इसका ही एक भाग माना जाता है। सागर तटीय आर्द्रभूमि, सागर तटीय आर्द्रभूमि सागर के निकट का क्षेत्र जहां पर लघु ज्वार के कारण पानी की जो गहराई होती है वो 6 मीटर तक होती है। पानी की गहराई 6 मीटर, 6 मीटर पानी यहां पर लगभग पाया जाता है। यानी भूमि से 6 मीटर की हाइट तक अगर पानी उपस्थित है तो वो सागर तटीय आर्द्रभूमि में आता है। स्थलीय आर्द्रभूमि, अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि, अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि में झील, तालाब, डेल्टा, अनूप, ये जो क्षेत्र हैं ये अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि में आते हैं। तो आर्द्रभूमि दो प्रकार की होगी, सागर तटीय आर्द्रभूमि और दूसरा है अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि। सागर तटीय आर्द्रभूमि में पानी की गहराई भूमि से 6 मीटर तक होगी। अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि में झील, तालाब, डेल्टा, अनूप और दलदल जो है वो इसमें शामिल होते हैं। दलदल जैसे कच्छ का रण हो गया, सुंदरबन डेल्टा है, अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि में शामिल है। रामसर संधि में शामिल होने वाले जो देश हैं उन देशों को कुछ दायित्वों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि जब ये इस कन्वेंशन में शामिल होते हैं तो उनको ये दायित्व निभाने आवश्यक होते हैं। एक दो दायित्व हैं। रामसर कन्वेंशन या संधि में शामिल देशों के दायित्व है। इन देशों के दायित्व है, पहला आर्द्रभूमि का धारणीय संरक्षण करना, यानी आर्द्रभूमि का संरक्षण करना और आर्द्रभूमि का धारणीय उपयोग करना। आर्द्रभूमि का जब अपन उपयोग करेंगे तो सस्टेनेबल उसका यूज होना चाहिए। दूसरा, उसका संरक्षण करना भी इनका दायित्व है। और आर्द्रभूमि जो है उनको
अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि में शामिल करने का प्रयास भी इन देशों को करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक देश के पास आर्द्रभूमि स्थल जरूर होते हैं, तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वहां की जैव विविधता जो है वो बनी रहे। आर्द्रभूमि दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस, पहला अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 1997 को पहला अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 2019 का जो आर्द्रभूमि दिवस है उसकी थीम, 2019 आर्द्रभूमि दिवस की थीम है आर्द्रभूमि व जलवायु। आर्द्रभूमि व जलवायु 2019 की जो थीम है वो क्या है? आर्द्रभूमि और जलवायु। 2020 की आर्द्रभूमि व जैव विविधता, आर्द्रभूमि व जैव विविधता। 2021 की है आर्द्रभूमि व जल। ये 3 जो थीम है ये आपको ध्यान रहनी चाहिए। 2019 की है आर्द्रभूमि व जलवायु, 2020 की है आर्द्रभूमि व जैव विविधता, 2021 की आर्द्रभूमि व जल। सब में जल, जैव और जल, सब में जय आ रहा है, बाकी तो सब में सेम है। आर्द्रभूमि व जलवायु, जैव विविधता, जल, जलवायु, जैव विविधता और जल, ये 3 थीम है 2019, 20 और 21 की। आर्द्रभूमि में शामिल देशों का दायित्व क्या है? धारणीय संरक्षण करना और उसका धारणीय उपयोग करना। प्रथम आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 1997 को मनाया गया। 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही रामसर कन्वेंशन आयोजित की गई थी। रामसर भूमि के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए रामसर साइट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया है, जो कि आर्द्रभूमि के संबंध में सूचना प्रोवाइड करता है। RSIC, द रामसर साइट इंफॉर्मेशन सिस्टम। द रामसर साइट इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्द्रभूमि के संबंध में सूचना उपलब्ध कराता है। RSIC, रामसर साइट इंफॉर्मेशन सिस्टम। रामसर सम्मेलन प्रति 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। रामसर कन्वेंशन जिसे बोलते हैं कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, प्रति 3 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। प्रति 3 वर्ष में यह एक बार आयोजित किया जाता है। कोप 12 जो है वो पुंटा डेल एस्ट
पुंटा डेल ईस्ट उरुग्वे में आयोजित की गई। पुंटा डेल ईस्ट 15वीं जो थी वो आयोजित की गई 2015 में। फिर इसके 3 वर्ष पश्चात 2018 में कोप 13 आयोजित की गई संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में यह आयोजित की गई दुबई में। 2021 की कोप 14 ये आयोजित की जाएगी चीन में। 12वीं जो है वो 2015 में पुंटा डेल ईस्ट उरुग्वे में। 2018 13वीं जो थी वो संयुक्त अरब अमीरात दुबई में आयोजित की गई। 2021 की जो कोप 14 है कॉन्फ्रेंस ऑन कॉन्ट्रैक्टेड पार्टीज वो चीन में आयोजित किया जाएगा। सर्वाधिक रामसर साइट जो है वो यूनाइटेड किंगडम में है। सर्वाधिक रामसर साइट एक 170 हैं आपके यूनाइटेड किंगडम में। यूके में 170 हैं। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाली रामसर साइट बोलीविया में। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाली रामसर साइट कहां पर है? बोलीविया में है। अब अपन देख लेते हैं कि रामसर साइट में शामिल होने के लिए किसी आर्द्र भूमि को कितने क्राइटेरिया जो हैं उनमें से किसी एक को का होना आवश्यक है। यानी रामसर साइट को ऐसी आर्द्र भूमि जिसको रामसर साइट घोषित किया जाता है तो उसके लिए कुछ पैरामीटर होते हैं। उनमें से किसी एक पैरामीटर को वो जो स्थल है वो उसमें शामिल होना चाहिए। तो रामसर साइट में शामिल होने के लिए 9 पैरामीटर आवश्यक होते हैं। 9 में से किसी एक पैरामीटर का आवश्यक होना चाहिए। रामसर स्थल में शामिल होने के लिए किसी आर्द्र भूमि को नौ पैरामीटर में से किसी एक का होना आवश्यक है। यानी 9 पैरामीटर में से कोई एक पैरामीटर इस आर्द्र भूमि से संबंधित होना चाहिए, तभी उस स्थल को रामसर साइट कहा जाएगा, वरना वो उसमें शामिल नहीं हो पाएगी। पहला क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 में यह कहा गया है कि कोई रामसर साइट, कोई आर्द्र भूमि, ऐसी आर्द्र भूमि जो किसी भौगोलिक क्षेत्र का किसी जैव भौगोलिक क्षेत्र का यूनिक एग्जाम्पल हो। यूनिक एग्जाम्पल हो तभी वो आर्द्र भूमि में शामिल मानी जाएगी। क्राइटेरिया 2। 2 नंबर क्राइटेरिया, ऐसी आर्द्र भूमि जिसमें रेयर, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल प्रजातियां पाई जाती हूं।
तो क्राइटेरिया 1 में तो ऐसी आर्द्र भूमि जो जैव भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से एक विशिष्ट एग्जाम्पल या उदाहरण प्रस्तुत करे, ऐसा कोई स्थल और दूसरा न हो। दूसरा, ऐसी आर्द्र भूमि जिसमें रेयर, एंडेजर्ड, लुप्तप्राय या फिर संकटग्रस्त प्रजातियां उसमें निवास करती हों, क्राइटेरिया नंबर 2। फिर क्राइटेरिया नंबर 3, क्राइटेरिया नंबर 3, ऐसी आर्द्र भूमि जो जैव विविधता को बनाए हुए हो, यानी उस क्षेत्र में जो जैव भौगोलिक क्षेत्र पाया जाएगा उसमें जितने जीव हैं उसकी जैव विविधता को ये बनाए हुए हो, तो वो आर्द्र भूमि में शामिल की जा सकती है। क्राइटेरिया 4, क्राइटेरिया 4, क्राइटेरिया 4 ये कहता है कि कोई भूमि आर्द्र भूमि तब कहलाएगी जब उसमें ऐसे जीव या प्रजातियां हो जो अपनी लाइफ साइकिल के दौरान क्रिटिकल दौर से गुजर रही हो और वो स्थल उसको आवास प्रदान करे। ऐसी प्रजातियां जो अपने जीवन अवधि के दौरान क्रिटिकल स्थिति में हो तथा वह स्थल उसे आश्रय प्रदान करे, तब उसे आर्द्र भूमि, उस आर्द्र भूमि को रामसर साइट में सम्मिलित किया जा सकता है। क्राइटेरिया 5, जब उस स्थल में लगभग 20,000 पक्षी निवास कर रहे हों। आर्द्र भूमि स्थल पर 20,000 जलीय जीव पाए जाएं, 20,000 जलीय जीव पाए जाएं। क्राइटेरिया 6, क्राइटेरिया 6 में जलीय प्रजाति के कम से कम 1% जीव वहां उपस्थित हों। आर्द्र भूमि में जलीय प्रजाति के 1% जीव पाए जाएं तो उसे, उस आर्द्र भूमि को रामसर साइट में सम्मिलित किया जा सकता है। क्राइटेरिया 7, क्राइटेरिया 7, ऐसी आर्द्र भूमि स्थल जहां पर मछली प्रजाति या अन्य प्रजाति जनसंख्या जो उसकी जैव विविधता, उस स्थल की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो, उसमें पाई जाए। ऐसी मछली प्रजातियां या अन्य प्रजाति जो उस स्थल की, अन्य प्रजाति जो उस स्थल की जैव विविधता को बनाए रखने में सहायक हो। क्राइटेरिया नंबर 8, क्राइटेरिया 8, ऐसी आर्द्र भूमि जो मछली वर्ग को आश्रय प्रदान करे, यानी वहां पर मछली की काफी प्रजातियां पाई जाती हों और मछलियों को भोजन ये स्थल
प्रोवाइड करवाए। क्राइटेरिया नो, क्राइटेरिया नो, ऐसा आर्द्र भूमि स्थल जो किसी प्रजाति की एक प्रतिशत जनसंख्या को वहन करे और उसको संरक्षण प्रदान करे, तो इस स्थल को आर्द्र भूमि में शामिल किया जा सकता है। अब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है ये 1990 में जो कोप आयोजित हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिव पार्टी मॉन्ट्रेक्स में यह आयोजित किया गया और इसमें यह निर्धारित किया गया कि ऐसी आर्द्र भूमि जिन्हें रामसर स्थल में शामिल कर लिया गया है, लेकिन तकनीकी विकास, प्रदूषण या फिर मानवीय हस्तक्षेप के कारण उस रामसर स्थल को क्षति पहुंच रही है, वो डिग्रेड हो रहा है, तो उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाता है। और भारत में भी 3 ऐसे स्थल हैं जिनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड 1990 में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिव पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में शामिल किया गया। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता क्या है? किसी रामसर स्थल का क्षरण या डिग्रेडेशन तकनीकी, प्रदूषण, अपशिष्ट या मानवीय हस्तक्षेप के कारण हो, तो उस साइट को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाता है। और भारत में सबसे पहले केवलादेव रामसर स्थल को इसमें शामिल किया गया 1990 में। फिर इसके बाद में आपके चिल्का झील उड़ीसा को 1993 में इसमें शामिल किया गया और लोकटक झील रामसर साइट को भी 1993 में ही मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर, ये एक रामसर साइट है। तो इन तीनों को शामिल किया गया था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। वर्तमान में चिल्का जो है, चिल्का झील, इसको इससे हटा दिया गया है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से चिल्का झील को, क्योंकि इसने अपनी स्थिति में सुधार कर दिया था, इसलिए इसको यहां से हटा दिया गया 2002 में। तो ये है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। 1990 में कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिव पार्टी में इसको शामिल किया गया। किसी रामसर स्थल के डिग्रेडेशन के कारण या फिर तकनीकी विकास के कारण अगर वहां वो क्षेत्र प्रभावित हो मानवीय हस्तक्षेप के कारण, तो उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाता है। केवलादेव, चिल्का और लोकटक तीनों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है।
अब है वेटलैंड इंटरनेशनल। वेटलैंड इंटरनेशनल। वेटलैंड इंटरनेशनल आर्द्र भूमियों के संरक्षण, उनके पुनर्स्थापन के लिए एक समर्पित गैर सरकारी और गैर लाभकारी संस्था है, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। मुख्यालय इसका कहां पर है? नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना 1996 में की गई। आर्द्र भूमि के संरक्षण, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए पुनर्स्थापन के लिए पुनर्स्थापन हेतु वेटलैंड इंटरनेशनल कार्य करता है। मुख्यालय नीदरलैंड में है। मुख्यालय नीदरलैंड, इसका मुख्यालय कहां पर है? नीदरलैंड में है। और इसकी स्थापना 1996 में की गई। स्थापना 1996 में इसकी की गई थी। उद्देश्य इसका है आर्द्र भूमि का संरक्षण और उनका पुनर्स्थापन करना। भारत में वेटलैंड जो साइट हैं उनके संबंध में नियम बनाए गए 2010 में। भारत में वेटलैंड साइट हेतु 2010 में नियम बनाए गए। और ये नियम जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी में जो नियम दिए गए थे उनके आधार पर ही इसमें नियम बनाए गए हैं। तो भारत ने सबसे पहले 2010 में इसके संबंध में नियम बनाए। 2017 में आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम बनाए गए। तो वो नियम क्या है ये अपन देख लेते हैं। आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017। ये जो नियम है ये भारत सरकार ने ही बनाए हैं। और भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसने 2017 में आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम बनाए। ये नियम इसमें बनाए गए। इसमें नियम क्या बनाए? पहला नियम तो इसमें यह बताया कि आर्द्र भूमि के पास प्रदूषण फैलाने, अपशिष्ट निर्माण कार्य और कोई उद्योग स्थापित करने पर रोक लगाई। दूसरा, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु राज्यों को अधिकार दिए गए। पहले ये अधिकार केंद्र के पास थे, तो इसमें राज्यों को अधिकार दिए गए। फिर तीसरा, नेशनल वेटलैंड कमेटी का निर्माण किया गया। नेशनल वेटलैंड कमेटी, ये कमेटी आर्द्र भूमि के संबंध में नियम बनाती, के संबंध में सलाह देगी। आर्द्र भूमि के संबंध में सलाह देने हेतु इस कमेटी का गठन किया गया। तो ये नियम इसमें बनाए गए। आर्द्र भूमि प्रबंधन एवं संरक्षण नियम 2017। इसमें आर्द्र भूमियों के पास प्रदूषण फैलाने, निर्माण कार्य और कोई उद्योग स्थापित करने पर रोक लगाएगी। राज्यों को अधिकार दिए गए और नेशनल वेटलैंड कमेटी का निर्माण किया गया, जो आर्द्र भूमि के संबंध में
सलाह देने के लिए बनाई गई। राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना, राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण योजना, इसे एनपीसीए भी कहते हैं, एनपीसीए, नेशनल एक्वेटिक इकोसिस्टम कंजर्वेशन पॉलिसी, नेशनल एक्वेटिक इकोसिस्टम कंजर्वेशन पॉलिसी। ये जो पॉलिसी है ये आपके 2013 में बनाई गई। 2013 में इसका गठन किया गया एनपीसीए, और एनपीसीए का गठन पूर्व में स्थापित आपके राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, नेशनल लेक कंजर्वेशन पॉलिसी एनएलसीपी, और राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम, जो कि 1986 में किया गया था। राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम 1986 और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना जो 2001 में थी, इन दोनों को आपस में मिलाकर 2013 में एनपीसीए का गठन किया गया। एनपीसीए का गठन 2013 में किया। किन किन योजनाओं को मिलाकर? राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना और राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण योजना, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम या एनडब्ल्यूसीपी। तो एनसीपीए का निर्माण किया गया, एनएलसीपी प्लस एनडब्ल्यूसीपी दोनों को मिलाकर नया प्रोग्राम शुरू किया गया, नेशनल एक्वेटिक इकोसिस्टम कंजर्वेशन पॉलिसी का 2013 में किया गया। तो इसमें भारत सरकार जो है वो केंद्र सरकार 70% बजट देती है और राज्य सरकार उसमें 30% का बजट देती है। पूर्वोत्तर राज्य में यही जो बजट है, राज्य 90 देगा और राज्य केंद्र जो है वो 90 देगा और राज्य को 10 रुपए उसमें देने हैं। अब बात कर लेते हैं अपन भारत में कौन से आर्द्रभूमि स्थल पाए जाते हैं। भारत में वर्तमान में 37 आर्द्रभूमि स्थल हैं। 37 आर्द्रभूमि स्थल हैं। कितने हैं? 37। राजस्थान में कितने हैं? 2। सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल, सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है सुंदरवन आर्द्रभूमि, 1230 वर्ग किलोमीटर। यह है सबसे बड़ा। सेकंड नंबर का जो सबसे बड़ा है आर्द्रभूमि स्थल वो है बेम्बानद कोल आर्द्रभूमि, जो कि केरल में है। बेम्बानद कोरल आर्द्रभूमि। सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल,
सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल जो है वो है रेणुका आर्द्रभूमि, हिमाचल। रेणुका आर्द्रभूमि, हिमाचल। और सेकंड नंबर का जो है वो है चंद्रताल आर्द्रभूमि, हिमाचल। सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि सर्वाधिक आर्द्रभूमि स्थल 7 हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है। पहले यूपी में 1 था, लेकिन बाद में 2020 में 2 और जोड़ दिए गए, 6 और जोड़े गए। कुल यूपी में कितने हो गए? 7 आर्द्रभूमि स्थल हो गए। अब यूपी में सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि स्थल है। दो 2020 में भारत में 10 नई रामसर साइट जोड़ी गई हैं जो निम्न प्रकार है। 2020 में जोड़ी गई रामसर स्थल कुल 10 हैं, जिसमें से महाराष्ट्र में 1 जोड़ी गई है, नंदूर महाराष्ट्र। पंजाब में 2 जोड़ी गई हैं, समसपुर मैनी और दूसरा है व्यास। समसपुर मैनी और व्यास, ये 2 जोड़ी गई हैं पंजाब में। और बाकी जो 7 जोड़ी गई हैं वो आपके जोड़ी गई हैं यूपी में। 7 जोड़ी गई हैं यूपी में। नवाबगंज, पार्वती आगरा, सामन, समसपुर, संधि, सामन, समसपुर, संधि, सरसई नावर। तो ये जोड़ी गई है कहां पर? यूपी में। इस प्रकार 10 नई रामसर साइट जोड़ी गई हैं। नंदूर महाराष्ट्र में, समसपुर मैनी और व्यास पंजाब में, नवाबगंज, पार्वती आगरा, सामन, समसपुर, संधि, सरसई नावर यूपी में जोड़ी गई है। भारत में जो पहली जोड़ी गई रामसर साइट थी उसमें पहली चिल्का और दूसरी केवलादेव। चिल्का झील प्रथम रामसर साइट और केवलादेव दूसरी रामसर साइट थी। इन दोनों को 1981 में जोड़ा गया। वर्ष 1981 में इन्हें जोड़ा गया। वर्ष 1981 में। रामसर से संबंधित कुछ टर्म है, जैसे रामसर को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है। इनको बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है। दूसरा इनको कहा जाता है किडनी ऑफ लैंडस्केप। रामसर स्थल को या आर्द्रभूमि को किडनी ऑफ लैंडस्केप या फिर बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट इनको कहा जाता है। आर्द्रभूमि को एग्जाम से आपसे पूछ सकता है, किडनी ऑफ लैंडस्केप किसे कहा जाता है और बायोलॉजिकल सुपरमार्केट किसे कहा जाता है? तो आर्द्रभूमियों को ही कहा जाता है। अब भारत में जो कई आर्द्रभूमियां हैं इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो अपन और देख लेते हैं। जैसे अस्तमुदी आर्द्रभूमि है। अस्तमुदी आर्द्रभूमि क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये केरल में है
और यहाँ पर, यहाँ से होकर नेशनल हाईवे नंबर 3 गुजरता है, NH3 यहाँ से गुजरता है। इससे अस्तमुदी आर्द्रभूमि केरल से। ये प्राकृतिक बैकवाटर स्थल है, नेचुरल बैकवाटर साइट है, नेशनल बैकवाटर साइट। व्यास संरक्षण रिजर्व जो कि पंजाब में है, और यहां पर घड़ियाल पाए जाते हैं। यहां पर क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल यहां पर पाए जाते हैं। भीतरकणिका, भीतरकणिका उड़ीसा में है, और ये एक मैंग्रोव स्थल है। ये क्या है? मैंग्रोव स्थल है। और इस स्थल पर ओलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं, जो कि पहले काफी चर्चा में रहे थे, ओलिव रिडले कछुए। भोजताल आर्द्रभूमि, भोजताल आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में है। भोजताल आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में है। मानव निर्मित स्थल है, और ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। भोजताल आर्द्रभूमि स्थल। चंद्रताल, जो अभी अपने थोड़ी देर पहले देखा था, चंद्रताल, यहां स्नो लिपर्ड पाए जाते हैं। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, यहां पर स्नो लियोपर्ड, हिम तेंदुए यहां पर पाए जाते हैं चंद्रताल आर्द्रभूमि में। चिल्का झील उड़ीसा में है, और चिल्का झील उड़ीसा जो आर्द्रभूमि है वो सबसे बड़ा लेगून स्थल है, सबसे बड़ा तटीय लेगून है। सबसे बड़ा तटीय लेगून चिल्का झील उड़ीसा। दापोर बिल, दापोर बिल असम में स्थित है। दापोर बिल कहां पर है? असम में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये एक रामसर साइट है जो कि गुजरात में है, और थार मरुस्थल में पाया जाने वाला ऐसा सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है। थार मरुस्थल का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल, सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है। थार मरुस्थल का विस्तार गुजरात में भी है, इसलिए यह नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है थार मरुस्थल का। अब अपन देख लेते हैं राजस्थान के रामसर साइट। राजस्थान में कौन से रामसर साइट हैं? राजस्थान के रामसर स्थल, रामसर साइट ऑफ राजस्थान। पहली है आपके केवलादेव अभ्यारण्य में जो आर्द्रभूमि स्थित है उसको शामिल किया गया 1 अक्टूबर 1981 को। 1 अक्टूबर 1981 को इसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। रामसर स्थल का दर्जा इसे 1 अक्टूबर 1981 को दिया गया। इसका क्षेत्रफल है 28.73
वर्ग किलोमीटर, 28.73 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 1990 में इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया। क्यों शामिल किया गया? क्योंकि यहाँ पर एक तो अतिचारण हुआ जिसके कारण ये भूमि प्रभावित हो गई, दूसरा जल की कमी, जल की भी यहाँ कमी हो गई, जो झील थी उसमें जल की कमी आ गई, इसलिए इसे 1990 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया। यहाँ 353 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 353 पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। साइबेरियन क्रेन भी यहाँ पर आता है। यहाँ पर पोपुलस डिस्टिचम नामक एक घास जो है वो अतिवृद्धि के कारण इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पोपुलस डिस्टिचम, पोपुलस डिस्टिचम घास की अतिवृद्धि के कारण इस स्थल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो ये इसमें मुख्य मुख्य बिंदु है। 1 अक्टूबर 1981 को रामसर का स्थल का दर्जा दिया गया। क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर है। 1990 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया क्योंकि यहाँ पे अतिचारण और जल की कमी के कारण ये क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ। 353 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। पोपुलस डिस्टिचम नामक घास जो है इसकी अतिवृद्धि के कारण इस स्थल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। दूसरा स्थल है आपके सांभर झील। सांभर झील सांभर झील जो कि जयपुर जिले में आता है। सांभर झील जयपुर 23 मार्च 1990 को रामसर स्थल का दर्जा। इसका क्षेत्रफल है आपके 240 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पर लगभग 10,000 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं और मुख्य रूप से फ्लेमिंगो पक्षी की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। फ्लेमिंगो पक्षी की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। यह एक इनलैंड साल्ट लेक है जिसे बोलते हैं अंतःस्थलीय नमक झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी है। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमक झील है, यानी नमकीन पानी यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे नमक भी निष्कासित किया जाता है। तो ये है सांभर झील से संबंधित मुख्य मुख्य बिंदु। और वर्तमान में ये चर्चा में भी रही है क्योंकि यहाँ पर काफी पक्षी जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए इसमें से क्वेश्चन बनने के चांस है। अब रामसर स्थल जो है इनके संरक्षण के लिए रामसर आंतर भूमि संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। रामसर आंतर भूमि संरक्षण पुरस्कार, रामसर आर्द्र भूमि संरक्षण पुरस्कार, जो कि 1996 में शुरू किया गया था और अभी तक ये 1999 में, 2002 में, 2005 में, 2008 में, 2012 में और 2015 में दिया जा चुका है। इतने सालों में ये दिया गया है।
2002 ये ईयर अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2002 में चिल्का झील प्राधिकरण को यह अवार्ड दिया गया और फिर चिल्का झील जो है वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर आ गई। 2002 में चिल्का झील विकास प्राधिकरण को यह अवार्ड दिया गया, क्योंकि उससे पहले चिल्का झील जो थी वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल थी, लेकिन इस प्राधिकरण के प्रयास से यहाँ की स्थिति में काफी सुधार हुआ, इसलिए इसको ये अवार्ड दिया गया। तो ये अवार्ड भी आपको ध्यान